हेलो एवरीवन, बढ़ते हैं आगे अपने रिवीजन लेक्चर्स के साथ। लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने डिस्कस करा था वो था रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने बनाया है उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। पार्टीज की जो भी ड्यूटीज लायबिलिटीज है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी परफॉर्मेंस है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी काम उन्होंने डिसाइड किया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा और कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है, यानी किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज अपन ने डिस्कस करी थी, काफी टाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती है दैट इज रिलेटेड टू योर इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी में दो सिनारियोज अपन को बताए गए थे। फर्स्ट वन वाज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। और दूसरा था सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद कुछ चीजें ऐसी बदल गई जिस वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन को बताई गई थी। अब जो लेटर हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिसके अंदर अपन को बताया जाएगा रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है कि पार्टीज की जो भी ड्यूटीज लायबिलिटी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी परफॉर्म करने के लिए मना कर रही है, या फिर जब भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, दैट इज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ब्रीच फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपने किया तो क्या क्या लायबिलिटीज आपकी बनेगी, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है दूसरी पार्टी के पास। यानी दो पार्टीज थी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी, बी अगर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो ए के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो अपन को इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बताए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज दैट इज द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्जेस द प्रोमिसी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, सबसे पहला सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सूट का मतलब हो जाता है आपके लिए यहाँ पर केस, केस यानी कोर्ट केस आप कर सकते हो फॉर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर डैमेजेस, यानी आप केस कर सकते हो फॉर द डैमेजेस, फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस, जो नुकसान हुआ आपको दूसरी पार्टी के परफॉर्म ना करने की वजह से। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, आपने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्म कर दिया, कुछ पार्ट रिमेनिंग है और उसके बाद सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा, तो जितना काम आपने कर लिया है उतना पैसा आप सामने वाली पार्टी से डिमांड कर सकते हैं। दैट इज योर सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज वर्क डन, यानी जितना काम आपने कर लिया उसके हिसाब से जितना आपका पेमेंट बनता है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सूट फॉर इंजंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा। काफी टाइम मॉनेटरी टर्म्स में आप सामने वाले पार्टी की नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, तो उस सिनेरियो में कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? इसका मतलब ये हो जाता है जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करा था, जो अब आप मना कर रहे हो परफॉर्म करने से, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट ये ऑर्डर ज्यादातर सिनेरियो में तभी देता है व्हेन द मनी इज नॉट सफिशिएंट टू वी कैन से इंडेमनीफाई योर लॉस, यानी आपके लॉस की भरपाई करने के लिए मनी इज नॉट एडिक्वेट। आपके इमोशंस हो सकता है उसके साथ जुड़े हुए हो, या काफ़ी टाइम अपन पैसे के हिसाब से या पैसे के टर्म्स में नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड लास्ट इज योर सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब ये हो जाता है आपने कोई चीज़ करने से मना किया था, अब आप वो चीज़ करना चाहते हो तो कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकता है आपको रोकने के लिए। सबसे पहला रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसलेशन or putting an end to a contract when the promisor makes a breach of contract, the promisee, that is the aggrieved party or the injured party, यानी जिसको नुकसान हुआ, may rescind the contract। rescind का मतलब हो जाता है अपने लिए वापस कैंसल। एग्जाम्पल, अंता agreed to sell 500 TV sets to Banta on 1st March and Banta promised to pay the price on delivery. Anta does not deliver the sets, Banta is entitled to rescind the contract। क्योंकि उसने टीवी डिलीवरी नहीं किए तो सामने वाली पार्टी की जो पेमेंट की जिम्मेदारी थी वो खत्म हो जाती है, और सामने वाली पार्टी का जो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर सकता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी दैट इज द अंता, उसको टीवी सेट्स डिलीवर करने थे। अब अंता की कंडीशन यही थी जैसे ही टीवी सेट्स डिलीवर हो जाएंगे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा।
टीवी सेट्स डिलीवर नहीं हुए, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन पेबल टू द इंजर्ड पार्टी बाय द पार्टी एट डिफॉल्ट। अगर अपने लास्ट एग्जांपल की बात करें तो अंता पेमेंट करेगा टू बंता, क्योंकि अंता ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, आपने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, तो उस वजह से सामने वाली पार्टी को जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। दैट इज द सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब यहां पर हो जाता है अपने लिए नुकसान। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is not to punish the party at default but to compensate the injured party for the monetary loss naturally suffered by him due to the breach of contract। अब ये हो जाता है अपने लिए कि मेन जो पर्पस होता है कोर्ट का फॉर अवॉर्डिंग द डैमेजेस, कि सामने वाली पार्टी को पनिश ना करना, यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसको पनिश ना करना। यहाँ पर ये पॉइंट इसीलिए डाला गया क्योंकि ज्यादातर सिनेरियो में कोई भी इंसान जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसमें उसका भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें सिर्फ डैमेजेस कंपेंसेशन पेमेंट करने का ऑब्जेक्टिव या डायरेक्टिव्स कोर्ट की तरफ से इसीलिए दिए जाते हैं कि आपके भरोसे पे हो सकता है दूसरी पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो या कर लिया हो। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट एग्जांपल जो अपन ने देखा टीवी सेट सप्लाई करने का, हो सकता है मैं आपसे टीवी खरीद के आगे किसी होटल को सप्लाई करने वाला था, अब आपने मुझे टीवी सेट सप्लाई नहीं किया, अब मुझे दूसरी जगह से परचेज करने पड़ेंगे। हो सकता है प्राइसेस इन्फ्लेट हो गई हो, बढ़ गई हो टीवी सेट्स की, जिस वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। अब टाइप्स ऑफ डैमेजेस, सबसे पहला अपने लिए आ जाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरा स्पेशल डैमेजेस और तीसरा नॉमिनल डैमेजेस। ये अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस। फॉर क्लेमिंग द ऑर्डिनरी डैमेजेस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड। सबसे पहली, द एग्री पार्टी मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्चुअल में आपका कोई नुकसान हुआ होना चाहिए तभी ये डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे। द डैमेजेस मस्ट नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल डैमेजेस हो जाते हैं, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो कॉस्ट चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था कोई चीज़ के सप्लाई के लिए, जिसमें आप मुझे एक पर्टिकुलर कमोडिटी सप्लाई कर रहे थे 100 रुपये पे, और अब मैंने आपके भरोसे कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए मार्केट से वो चीज़ खरीदनी पड़ रही है जो 110 रुपये में मिल रही है, तो 10 रुपये मेरे ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए जो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ। सेकेंड काइंड ऑफ डैमेजेस आर स्पेशल डैमेजेस। एन एग्रीड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम स्पेशल डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिसके अंदर ये आ जाता है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपसे जो टीवी सेट्स खरीद रहा हूँ वो मैं किसी एक पर्टिकुलर होटल को सप्लाई करूंगा, वो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही बता दिया था। अब अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, टीवी सप्लाई नहीं करते, तो आपको पता था कि मैं ये पर्टिकुलर टेलीविजन सेट्स एक होटल को सप्लाई करने वाला हूं जिसमें मैं प्रॉफिट भी कमाता, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा अब मैं आपसे रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड हूं, क्योंकि मैंने अपनी सिनेरियो, मैंने अपना सिचुएशन पहले ही आपको बता दिया था। नॉमिनल डैमेजेस, तो जो अपन ने ऑर्डिनरी डैमेजेस डिस्कस करे वो था कि आपने आगे के लिए जो भी आपकी प्लानिंग थी वो बताई नहीं थी, तो जो भी प्राइस चेंजेस हुए वो आप क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस के अंदर ये आ जाता है, आपने सामने वाली पार्टी को प्रायर इंटीमेशन दे दिया था आपके इंटेंशंस का, अब और भी जो फर्दर नुकसान हुआ सामने वाली पार्टी को, यानी मुझे, क्योंकि आपने टीवी सेट सप्लाई नहीं किए, क्योंकि मुझे होटल को टीवी सेट सप्लाई करने थे, तो एक तो मेरा प्राइस इन्फ्लेट हुआ, वो मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं। हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हुई, हो सकता है कि मैं प्रॉफिट भी आपसे क्लेम करूं, जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ जो मेरे को मिलता अगर आप मुझे प्रॉपर टाइम पे टीवी सप्लाई करते, तो दोज आर स्पेशल डैमेजेस। एंड लास्ट आर नॉमिनल डैमेजेस। समटाइम्स द एग्रीड पार्टी सफर्स no real loss by the breach of contract but the court awards him a nominal damages say ₹1, यानी एक बिल्कुल ही नॉमिनल अमाउंट, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि एज सच कॉन्ट्रैक्ट टूटने से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, बट क्योंकि सामने वाली पार्टी ऐसा बार बार नहीं करे,
अगली बार किसी और को नुकसान ना पहुंचाए इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उस चीज को रोकने के लिए कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस अप्लाई या कोर्ट नॉमिनल डैमेजेस अलॉट कर सकता है, जिसके अंदर जो नॉमिनल अमाउंट है हो सकता है 1 रुपये, हो सकता है 10 रुपये, जो बहुत ही कम अमाउंट है एज सच, उससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जस्ट टू मेक यू वी कैन से अवेयर कि आपके इस एक गलत स्टेप की वजह से आगे आपको और भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, कोर्ट ऐसे डैमेजेस अलॉट करता है। तो पहले डैमेजेस थे ऑर्डिनरी, दूसरे स्पेशल और तीसरे नॉमिनल। नेक्स्ट इज योर सूट ऑन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब हो जाता है दिस फेज मींस एज मच एज मेरिटेड और एज मच एज अर्नड, यानी जितना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म कर दिया है, जिसका कुछ पेमेंट बनता था, तो वो पेमेंट आप क्लेम कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ दिया जाता है तो। दिस अप्लाइज टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इंप्लाइज दैट अ पार्टी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एज मच एज एन अमाउंट ही हैज अर्नड, यानी जितना काम उसने कर लिया। दिस राइट इज अवेलेबल इन एडिशन टू द राइट टू क्लेम डैमेजेस, यानी डैमेजेस तो आप क्लेम करोगे ही करोगे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से जो आपको हुए, प्लस एडिशनली जो काम आपने जितना भी काम परफॉर्म कर दिया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो आप उससे उतना पैसा ले सकते हो। केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का मतलब यहां पर कैंसल्ड बाय ब्रीच। सेकेंड, व्हेन समथिंग डन और थिंग्स सप्लाइड नॉन ग्रेटिटियसली, जिसमें आपका इंटेंशन फ्री में काम करने का नहीं था। व्हेन समथिंग डन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बट कंसिडरेशन नॉट फिक्स्ड, जहां पर कंसिडरेशन फिक्स्ड नहीं थी बट कंसिडरेशन मिलनी थी, तो जितना एडिक्वेट कंसिडरेशन है, जितना मार्केट रेट है उस काम का, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी ठेकेदार को मकान बनाने के लिए दिया, मकान उसने आधा बनाया, आपने उसको मना कर दिया कि अब आप उससे काम कराना नहीं चाहते, तो उसका जो भी काम उसने किया है उतना पैसा आपको उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा बनते मकान में विदाउट एनी रीजन इफ यू आर कैंसिलिंग हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने उसको मना कर दिया कि अब आगे से आप काम मत करना, तो उसकी वजह से जो वो और कोई साइट नहीं ले पाया क्योंकि वो आपके काम पे फोकस कर रहा था, उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर कोई सफिशिएंट रीजन है, यानी वो अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको बताएंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर हो सकता है आप कैंसिल कर दें तो डैमेजेस ना देने पड़े। बट विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, हो सकता है आपके मॉनेटरी इश्यूज आ गए हो जिस वजह से आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपको सामने वाली पार्टी को जितना उसने काम किया है उतना पैसा देना पड़ेगा। दैट इज योर सूट ऑन क्वांटम मेरिट। थर्ड आ जाता है अपने लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीव्ड पार्टी यानी जिस पार्टी को नुकसान हुआ, can file a suit against the party liable for performance of a contract under certain circumstances. The court may by an order direct the party at default, यानी जो contract तोड़ना चाहता है, to perform a contract as per the terms of the contract. This can be done in the following cases: when there exists no standard for measuring the performance of actual damage, for measuring the actual damage caused by non-performance of the act agreed to be done, when the act agreed to be done in such that monetary compensation for non-performance would not afford adequate relief. शॉर्ट में ऐसा सिनेरियो जहां पर सामने वाले के नुकसान की भरपाई आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, और दूसरा ऐसा सिनेरियो यानी सामने वाली पार्टी का जो भी लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कर सकते, तो इन दोनों सिनेरियो में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब हो जाता है जो भी आपने प्रॉमिस किया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। रीजन क्योंकि काफी ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहां पर सामने वाले के इमोशंस या फीलिंग्स अटैच्ड होती है, पैसा हो सकता है इतना ज्यादा रेलेवेंट ना हो, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ उसको अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको पैसा देना सही नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं उस चीज के साथ, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी जो पार्टी मना कर रही है या तोड़ रही है कॉन्ट्रैक्ट को उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो आपने प्रॉमिस किया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो आपको परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। दैट इज योर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज योर सूट फॉर इंजंक्शन।
Thus unsuit injunction is an order of a court prohibiting यानी रोकना a party to a contract from doing a particular thing or from doing something against the terms of the contract. The court may grant injunction in the following cases: in case of clear negative stipulation, in case of inferred negative stipulation. Stipulation का मतलब यहाँ पर अपने लिए हो जाता है कोई कंडीशन थी जो लिखा हुआ था कि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि सामने वाली पार्टी या आप ये पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे. दैट इज क्लियर नेगेटिव स्टिपुलेशन लिखा हुआ था, आप ये काम नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कोई प्रॉपर्टी या कोई घर बेचने का, तो मैं उसमें लिख दूंगा कि अब मैं ये किसी और को सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपके साथ एग्रीमेंट में आ गया हूँ. अब अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, यानी किसी और पार्टी के साथ भी इंगेज करने की कोशिश करता हूँ, सेम ट्रांजेक्शन फॉर द सेम प्लॉट, सेम मकान, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में पहली पार्टी कोर्ट में जाकर मेरे अगेंस्ट में स्टिपुलेशन का ऑर्डर या सॉरी कह सकते हैं इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकती है. यानी मुझे रोकने के लिए कोई ऐसे काम करने से, अगर मैंने वो काम किया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा. रीजन बीइंग, अगर क्लियरली अगर अपन समझना चाहें इस चीज को, अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है और सेम चीज का कॉन्ट्रैक्ट मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, दैट मीन्स मेरा इंटेंशन आपको चीट करना है या आपके साथ फ्रॉड करना है, आपके जबरदस्ती पैसे हट के भागने का मेरा इंटेंशन है. अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको रोकने के लिए, उससे रोकने के लिए कोर्ट भी ऑर्डर इशू कर सकता है. दैट इज योर सूट फॉर इंजंक्शन. इंजंक्शन का मतलब जो चीज मैंने मना करा था कि मैं नहीं करूंगा, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, जब अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है अगर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने पहले मना किया था. और इजी एग्जांपल अपन ने पहले भी लिया था, अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बर्गर फार्म की फ्रेंचाइज लेता हूं और मैं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर लाकर वहां से बर्गर फार्म के अंदर बेच रहा हूं, तो मुझे बर्गर फार्म कोर्ट में जा सकता है और मुझे ऑर्डर करवा सकता है मैं ये काम रोकूं. रीजन, अगर मैंने एक फ्रेंचाइज ली है किसी कंपनी की, तो कंपनी क्लियरली अपना माल किसी और को सप्लाई नहीं कर रही, सिर्फ मुझे कर रही है, तो मेरी भी ड्यूटी थी अंडर द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कि मैं उनके अलावा किसी और का सामान नहीं बेचूं. और उसमें लिखा भी जाता है कि इसके अलावा मैं किसी सेम प्रोडक्ट में डीलिंग किसी और ब्रांड की नहीं करूंगा. और अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूं तो सामने वाली कंपनी मेरे अगेंस्ट में इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकती है, यानी मुझे रोकने के लिए गलत काम करने से, ताकि कॉन्ट्रैक्ट टूटे ना, इंजंक्शन का ऑर्डर लाया जा सकता है. नेक्स्ट अपने लिए आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स. Quasi contracts are not real contract but a contract implied by law. It is an obligation not created by any promise or agreement जिसमें parties का intention नहीं था contract करने का, but imposed by law on the ground of principle of equity. This principle state that no one should have unjust benefit at the cost of other. यानी किसी और को नुकसान पहुंचा के आपको फायदा नहीं होना चाहिए. इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यूजुअली अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा, प्रॉमिस होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसके रिलेटेड अपन एक एग्रीमेंट बना लेते हैं. एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन मिलके अपने लिए, या एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मिलकर अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. यानी पार्टीज का इंटेंशन होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर करते हैं. अगर पार्टीज का इंटेंशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. तो इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपन को बताया गया है. यानी ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट आर इम्प्लाइड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. यानी किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचा के या किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचा के दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए. कीपिंग दैट इन माइंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड. काइंड्स ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे पहला क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज बिहाफ. यानी काफी ऐसे पर्सन है जो इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अपन ने पहले भी डिस्कस करा, दैट आर माइनर पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. हो सकता है उनको कोई नेसेसिटी आपने सप्लाई की हो, तो आपका इंटेंशन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं था, बट क्योंकि नेसेसिटी सप्लाई कर दी, तो अपन ने डिस्कस करा था माइनर के केस में भी
अगर माइनर को नेसेसिटी सप्लाई की जाती है तो उसके केस में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई एस्टेट है, तो उसमें आप क्लेम ले सकते हो, बट कंडीशन ये थी कि नेसेसिटी ही सप्लाई की जानी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपके और माइनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज इंप्लाइड बाय लॉ, नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एज सच नहीं कर सकते, बट क्योंकि लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, एक एक्ट बना रखा है अपन ने, जिसके अंदर अपन ने बना दिया कि अगर माइनर या कोई भी ऐसा इंसान है जो इनकम्पिटेंट है टू ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उस इंसान को अगर आप नेसेसिटी सप्लाई करते हो तो उसकी एस्टेट ऑटोमेटिकली, उसकी प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली आप क्लेम ले सकते हो। सो फर्स्ट काइंड इज दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर, यानी आपने किसी और के बिहाफ पे पेमेंट किया तो आपके और ओरिजिनल पार्टी के बीच में जिसकी ड्यूटी थी पेमेंट करने की, ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, लीगल ऑब्लिगेशन किसी और का था, आपने उसके बिहाफ पे पेमेंट करा तो आप ऑटोमेटिकली अब उससे पैसा रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, यानी कोई चीज या कोई सामान अपन ने पढ़ा, बेलमेंट का मतलब या नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट का मतलब अपन ने बेलमेंट के साथ पढ़ा था। बेलमेंट का मतलब था आपने अपना सामान किसी और को डिलीवर किया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो वापस आपको दे दिया जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और उसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, दैट वाज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब ये हो जाता है कि आपका इंटेंशन सामने वाली पार्टी से नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब ये हो जाता है आपका इंटेंशन सामने वाली पार्टी से पैसा लेने का था। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब ये हो जाता है आपका सामने वाली पार्टी से पैसे लेने का इंटेंशन नहीं था। तो अगर कोई चीज किसी को डिलीवर की गई है अंडर नॉन ग्रेटिट्यूअसली, यानी मैंने मेरा सामान, मेरा काम ही टूर्स ट्रैवल्स का काम है, मैंने मेरी कार अगर आपको दी है तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा। तो वो यानी कोई ऐसा इंसान जो कोई चीज का बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है अंडर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, मेरा इंटेंशन फ्री में टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने का नहीं है, मेरा बिजनेस ही टैक्सी सर्विसेज का है, तो मैं आपसे पैसा क्लेम कर सकता हूं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स ऑफ अनदर, आपको किसी का बटुआ गिरा हुआ मिल गया, दैट इज यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स, तो ऑटोमेटिकली आपके और दूसरी पार्टी जिसका बटुआ, जिसका वॉलेट आपको मिला, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज अनदर काइंड ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। और लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन, कोरिजन यानी डरा धमका के अगर काम कराया गया है या फिर सामान ट्रांसफर किया गया है अंडर मिस्टेक और कोरिजन, तो आपकी ड्यूटी बनती है वो चीज को वापस लौटाना, क्योंकि कोरिजन वाले जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि आप वो सामान रख के बैठ जाओगे, आपको वो वापस डिलीवर करना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता टू एंटर इनटू अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब इसके सिनेरियोज अपन को बताए गए। सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसिटीज, if a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed. reimbursed यानी मैंने अगर किसी माइनर की एजुकेशन पे या खाने पे खर्चा किया है, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए, तो मेरा जो भी खर्चा हुआ उसकी एजुकेशन पे या फिर उसके फूड पे, वो मैं उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता हूं। मीनिंग ऑफ नेसेसिटी यहां पे बताया गया है। नेसेसिटीज नॉर्मली इंक्लूड आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ स्टेट, डिग्री और स्टेशन इन लाइफ विच ही इज, यानी जो सिचुएशन में वो है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उसको मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा सप्लाई कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, दैट इज इंक्लूडेड इन नेसेसिटी। दे आर एसेंशियल्स टू रन अ लाइफ, बेसिकली अपने यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान आर कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। An item will not be considered necessary if a person already has sufficient supply of things of such kind, यानी किसी और ने उसकी एजुकेशन का खर्चा कर रखा है, आप वापस उसकी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, तो उसके केस में आप वापस एजुकेशन से रिलेटेड क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और ने उसको सप्लाई कर दी। यानी अगर कोई नेसेसिटी है जिसकी सप्लाई उसके पास ऑलरेडी है, माइनर के पास उस चीज का एक्सेस ऑलरेडी है, तो उसके अलावा अगर आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हो, दैट ऑल्सो शुड बी नेसेसरी फॉर हिम,
तो ही आप क्लेम कर सकते हो। सेम चीज 10 लोग अगर सप्लाई करना चाहते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू क्लेम द मनी, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नेसेसिटी इंक्लूड सर्विसेज रेंडर टू अ पर्सन, आप उसके लिए कोई काम भी कर रहे हो वो भी नेसेसिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अ पर्सन, सेक्शन 69, अ पर्सन who is interested in the payment of money pays such money which another is bound by law to pay is entitled to be reimbursed by the other। यानी अगर लॉ के द्वारा किसी पर्सन की ड्यूटी है पेमेंट करने की और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उससे रिलेटेड कोई पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है तो वो ओरिजिनल पार्टी से जो भी पेमेंट किया वो रिकवर कर सकता है। वन पार्टी इज लीगली बाउंड टू मेक पेमेंट, कंडीशंस अपन को बताई गई है। Some other person makes the payment, the person making such payment is not legally bound to make such a payment, the person making such payment is interested in paying such amount, यानी वो interested होना चाहिए आपके जो आपकी पेमेंट है वो पे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपन लेना चाहे एक सिंपल एग्जाम्पल, ऑल्दो इस सिनेरियो में फिट नहीं होता बट समझने के लिए, अगर आपने आपकी कोई उधारी है और उसको आपके पेरेंट्स चुका रहे हैं तो लीगली आप बाउंड थे। आपने कोई सामान खरीदा दुकान से, आपने पेमेंट नहीं करा, आपने उधार पे सामान खरीदा, तो ओरिजिनल लीगली बाउंड आप थे सामान का पेमेंट करने के लिए, बट आपके बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर रहा है और आप एक अर्निंग पार्टी है। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में देखें तो आपके पेरेंट्स आपसे पैसा रिकवर कर लेते हैं। यूजुअली पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, बट एग्जाम्पल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन ये चीज को यहां पर समझ सकते हैं कि पेमेंट करने की ड्यूटी किसी और की थी, पेमेंट कोई और कर रहा था, और जो भी पेमेंट करा वो आप ओरिजिनल पार्टी से जिसकी ड्यूटी थी उससे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, सेक्शन 70, when a person lawfully does something for another or delivers anything to him not intending to do so, important thing is not intending to do so, और gratuitously यानी फ्री में वो चीज का ट्रांसफर करना आपका काम नहीं था, आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, and such other person enjoys the benefits thereof, then he is bound to make compensation to other in respect to or restore the things so done or delivered। सबसे पहली चीज conditions, a person has lawfully done something for other person or delivered something to other person, such person must have acted voluntarily and non-gratuitously। non-gratuitously यानी आपका इंटेंशन वो चीज को फ्री में प्रोवाइड करने का नहीं था, आपको उस चीज के बदले में जो आपने सामने वाले को प्रोवाइड करी आपका इंटेंशन था पेमेंट रिसीव करना। तो इस सिनेरियो में आपने सामान सप्लाई करा, सामने वाले ने उस सामान का यूज करा, उसके बेनिफिट्स को क्लेम करा, तो सामने वाली पार्टी की ड्यूटी बनती है आपको पेमेंट करने की। द अदर पर्सन हैज एंजॉयड द बेनिफिट, यानी यहाँ पर अपन को ये आ गया पॉइंट, enjoyed the benefit of the act done for him or the things delivered to him। मैंने सामान सप्लाई किया, आपने सामान यूज कर लिया, तो यूज कर लिया तो अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर फाइंडर ऑफ गुड्स, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी is subject to the same responsibility as the बेली। अभी बेली और बेलर ये हो जाता है अपने लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट जो अपन ने पढ़ा थोड़ा बहुत वो था अपना बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब ये हो जाता है, बेलमेंट के अंदर दो पार्टीज हो जाती है, एक पार्टी हो जाती है अपने लिए बेलर और दूसरी पार्टी हो जाती है अपने लिए बेली। एग्जाम्पल अपन ने लिया था, अगर अपन अपनी स्कूटी सर्विस पे दे रहे हैं, दैट इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अपना सामान किसी और को दे रहे हो तो आप हो गए बेलर और स्कूटी सर्विस सेंटर हो गया बेली। तो अगर फाइंडर ऑफ गुड्स है तो वो बेली बन जाएगा। यानी जिस तरीके से आप जब भी स्कूटी अपनी सर्विस पे देते हो, सर्विस सेंटर की ये जिम्मेदारी या सर्विस सेंटर की ये जवाबदारी बन जाती है कि जिस कंडीशन में उन्होंने स्कूटी रिसीव करी है उसी कंडीशन में स्कूटी वापस दे। यानी कि मान लो कोई एक्सीडेंट सिनेरियो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जिस पर्पस के लिए आपको सामान दिया गया है वो पर्पस पूरा करे, जो भी पेमेंट बनता है आप वो पेमेंट रिसीव करे और सामने वाली पार्टी को उसके गुड्स डिलीवर करे। सेम तरीके से अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स है, फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब आपको किसी का वॉलेट रास्ते में गिरा हुआ मिला
तो उसमें जो भी बिलोंगिंग्स है, जो भी पैसा है, सब सही सलामत आपको ओरिजिनल ओनर को पहुंचाना पड़ेगा. द पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली. और अब आपकी कस्टडी में आने के बाद अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे. द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एज दैट ऑफ बेली. ड्यूटी अपन को यहां पर बता रखी, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, यानी जो सामान आपको मिला उसका ध्यान रखना जैसे आप खुद के सामान का ध्यान रखते हो. ऐसा नहीं है कि उसका वॉलेट है तो आप लापरवाही बरत रहे हो और खुद का वॉलेट होता तो आप संभाल के चलते. तो जिस तरीके से आप खुद के सामान का ध्यान रखते हो, रीजनेबल केयर, उसी तरीके से सामने वाले पार्टी के भी सामान की आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नॉट टू ड्यूटी नॉट टू यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस. ऐसा नहीं कि आप उसके वॉलेट में से पैसा निकालकर अपने लिए इस्तेमाल कर लो. अगर उस चीज को सही सलामत रखने के लिए कुछ खर्चा हो रहा है तो देन रीजनेबल खर्चा इज अलाउड. दैट टू डिपेंड्स अपॉन द बेलर. बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना सब उसके वॉलेट में से जो भी पैसा है उससे खर्च करके और उस तक आपने खाली वॉलेट पहुंचा दिया. आपने बोला कि इसमें इतने ही पैसे थे. दैट इज नॉट योर ड्यूटी. योर ड्यूटी इज not to use the goods for your own purpose. Next, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद योर ओन गुड्स, यानी आप सामने वाले का सामान अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करेंगे. रीजन काफी ऐसी चीजें होती है जो मिक्स करने के बाद उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसा सिनेरियो ना आए इसके लिए यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि आप दूसरे के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करेंगे. और लास्ट अपने लिए आ जाता है राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, रिवॉर्ड और सेल द गुड्स. यानी कि आपको किसी का वॉलेट मिला, वॉलेट मिलने के बाद आपने सामने वाली पार्टी की डिटेल्स मान लो आपको मिल गई उस वॉलेट के अंदर, आपने उससे कांटेक्ट करा तो उस तक वो वॉलेट पहुंचाने का जो भी खर्चा हुआ वो आप सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सकते हो. दूसरा है रिवॉर्ड. रिवॉर्ड के अंदर ये आ जाता है, मान लो सामने वाली पार्टी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया था कि मेरे वॉलेट को जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको मैं एक XYZ अमाउंट दूंगा. तो जो भी अमाउंट उसने प्रॉमिस करी थी एज अ रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग हिज गुड्स, वो रिवॉर्ड आपको आप क्लेम कर सकते हो, वो आपका अधिकार है, वो आपकी राइट है. एंड लास्ट इज टू सेल द गुड्स. काफी ऐसे सामान होते हैं जो आपको मिल तो जाते हैं बट उसको संभाल के रखना पॉसिबल नहीं होता, और अगर आप उसको रखोगे तो वो हो सकता है खराब हो जाए. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप उन सामान को बेच सकते हो और बेचने के बाद जो बेचने का खर्चा आया वो आप रख सकते हो और बाकी अमाउंट आपको ओरिजिनल ओनर को पहुंचानी पड़ेगी. दैट आर द पॉइंट्स इन द राइट्स. तो अभी तक इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस करा उसको अगर अपन रिकैप करना चाहें कि जब आप परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते या फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हैं, दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं सामने वाली पार्टी के पास जिसका नुकसान हुआ, दैट इज द एग्रीड पार्टी. तो उसके अंदर अपन ने देखा सूट फॉर डैमेजेस, यानी केस कर सकते फॉर द डैमेजेस. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है टू परफॉर्म सामने वाली पार्टी को जो उसने प्रॉमिस किया था, अब उसको जो वो भागना चाहता था कॉन्ट्रैक्ट से वो अब नहीं कर सकता. सूट फॉर क्वांटम मेरिट, जिसके अंदर आ जाता है जो भी काम, जितना भी काम आपने किया उतना पेमेंट आप रिकवर कर सकते हो. तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी. उसके अलावा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करा जिसमें पार्टीज का इंटेंशन नहीं था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एंटर होना पड़ा. तो ये सारी चीजें अपन ने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करी. अभी इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स, लास्ट के कुछ टॉपिक्स रिलेटिंग टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आगे वाले कोशिश करेंगे अपन कवर करने की, दैट इज योर कंपनीज एक्ट ऑल्सो. सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज, योर रिविजन वीडियोज ऑन CA Point channel and have a nice day.